वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेकंड चैप्टर का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। सेकंड लेसन है और इसी का ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि श्वसन तंत्र। तो स्टूडेंट देखिए, श्वसन तंत्र करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्वसन है क्या, श्वसन किसे कहते हैं। केवल सांस का अंदर ले जाना और बाहर आना भी श्वसन नहीं है। तो देखिए कैसे होता है कि हमारी जो बॉडी है वो लिविंग सेल की बनी होती है, यानी कि सजीव कोशिकाओं की होती है और इन सेल्स को एनर्जी चाहिए, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा स्टूडेंट्स जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं पोषक तत्व, जो हम श्वास क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं हमारे शरीर में, वो इन पोषक तत्वों से मिलकर के उनका ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीकरण कर लेती है और इन पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से मुक्त बाहर निकल जाती है। तो ये सारा प्रोसेस ऊर्जा के लिए होता है, सेलुलर कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर हम ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, फेफड़ों में जाती है ये, तो अब जो ऑक्सीजन है ये हार्ट में जैसे ही जाएगी, वहां से रक्त के अंदर मिलकर के, रक्त में हमारा हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के द्वारा ये ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर चली जाती है, अंगों व ऊतकों तक पहुंचती है। ये ऑक्सीजन जो होती है रक्त के साथ, यानी कि रक्त प्लस ऑक्सीजन हमारे सारे अंगों व ऊतकों तक पहुंच जाता है और वहां से ऑक्सीजन जो है वो इन रक्त में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलकर के शरीर से फेफड़ों में आ जाता है और फेफड़ों से श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान रक्त वाहिनियों, कोशिकाओं व ऊतकों में जो होता है, इस क्रिया को ही हम श्वसन क्रिया कहते हैं, श्वसन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आगे जो हमारा मेन टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है आपका। देखिए ये तो हो गया आपका श्वसन। अब देखिए श्वसन तंत्र में किस तरह से हम करेंगे। श्वसन तंत्र करने से पहले स्टूडेंट्स इसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। श्वसन तंत्र को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब है निचला श्वसन तंत्र, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये है मांसपेशीय श्वसन। ये हो जाएगा मांसपेशीय श्वसन, यानी कि मसल्स रेस्पिरेशन, मांसपेशी श्वसन। 3 भागों में बांट दिया स्टूडेंट इसको। नंबर 1
नंबर 2 और नंबर 3 पार्ट। सबसे पहले हम करेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, साथ के साथ मैं डायग्राम बनाऊंगा और साथ के साथ आपको समझा दूंगा। ऊपरी श्वसन तंत्र में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए कि पार्ट बताता जाऊंगा मैं आपको। देखिए, सबसे पहला भाग होता है इसका नोच, यानी कि ये पार्ट जो स्टूडेंट कहलाएगा नोच। इसमें 2 नासा छिद्र होते हैं, दायां व बायां, तो इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। अब देखिए, इधर आ जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारी है पूरी यहां से लेकर के यहां तक नासा गुहा, यानी कि नेसल कैविटी। ये आ जाता है माउथ। अब देखिए, यहां से यहां तक ये स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर होती है ग्रसनी, फेरिंक्स। ओके, अब देखिए, ये जो आ जाती है, ये जो संरचना है रेड कलर की, ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ओके। और ये हमारा आ जाता है स्वर यंत्र, यानी कि लैरिंक्स। और ये आगे अगला पार्ट हो जाएगा सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं से बता देता हूं आपको, ये हमारा नासा छिद्र होता है, जिसमें से 2 छिद्र होते हैं, उनके बीच में एक पतली जो है अस्थि होती है, और उसके बाहर श्लेष्मा लगा होता है, यानी कि हमारी नासा गुहा है। यहां से आगे ये नासा गुहा हो जाती है, और नासा गुहा जो है वो 2 भागों में, एक पतली लेयर वाली अस्थि से बटी हुई होती है, और उसके ऊपर रक्त वाहिनियां भी चलती है। अब देखिए, सबसे पहले पार्ट में बता देता हूं आपको, इसका पार्ट होता है नासिका, यानी कि नोच। अब देखिए स्टूडेंट, नोज के पार्ट हो जाएंगे। देखिए, इसमें आ जाएगा नोस्ट्रिल्स, यानी कि नासा छिद्र नंबर 1। एक और हो जाएगा, और वो हो जाती है ग्रसनी का भाग है वो, यानी कि एक हो जाएगी इसकी नेसल कैविटी, यानी कि नासा गुहा। अब देखिए, जैसे ही सांस यहां जाएगा, अंदर वायु जब जाती है, तो नासा गुहा जो होती है हमारी, इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, महीन बाल होते हैं, और झाड़ू नुमा पक्षमाभ होते हैं। महीन बाल हो जाएंगे, झाड़ू नुमा पक्षमाभ हो जाएगा, और श्लेष्मा की एक झिल्ली होती है, पतली श्लेष्मा की झिल्ली होती है, और पतली रक्त वाहिनियां जो अस्थि होती है इसके अंदर, उसके ऊपर ऊपर पतली रक्त वाहिनियां होती है। अब देखिए, जैसे ही
वायु अंदर जाएगी, यहाँ पर महीन बाल श्लेष्मा होती है, गुहा में यहाँ दो भागों में बंटी होती है इस तरह से, ये गुहा, यहाँ श्लेष्मा होगा, बाल होते हैं, रोम छिद्र अंदर की तरफ, तो रक्त भी होता है, रक्त वाहिनियां होती है, श्लेष्मा होता है। तो यहाँ जो वायु जाएगी उसको ये डस्ट लेस कर देती है, यानी कि उसमें धूल के कण नहीं जाएंगे अंदर, और किसी भी तरीके की कोई, जैसे मान लो परागकण हो गए या फफूंद हो गया, फंगस हो गया, उसको अंदर जाने नहीं देती है ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रसनी, ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है। ग्रसनी जो होती है, थर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स ग्रसनी, और सेकंड आ जाता है, यहां से ले लेते हैं माउथ से, देखो सेकंड, सॉरी, यहां देखिए माउथ से भी हवा जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, यहां से भी हवा जो है वो हमारे अंदर जाती है, लेकिन ये वायु जो होती है, मुंह से अंदर जो वायु जाती है ये शुद्ध नहीं होती। माउथ से जो हवा अंदर जाती है ये उतनी शुद्ध नहीं होती जिसमें नाक से जाती है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए यहां से भी वायु जाएगी, यहां से भी वायु आई, और वो पहुंचेगी कहां, इस ग्रसनी के अंदर पहुंचती है। ये जो है वो कॉमन पार्ट है। ये ग्रसनी जो है वो आहार नाल का भी भाग है और हमारे श्वसन तंत्र का भी भाग है, ये दोनों का पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ कि वायु जो है वो नासा छिद्र से होता हुआ, नासा गुहा से होता हुआ ग्रसनी में पहुंचता है, और मुंह से भी वायु जो जाती है वो ग्रसनी के अंदर पहुंचती है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अब जो हमारी ग्रसनी है, थर्ड पार्ट देखिए, ये स्टूडेंट तीन भाग होते हैं। देखिए ये जो पार्ट होगा यहां, ये वाला भाग, यहां वाला होता है नासा ग्रसनी, ये वाला स्टूडेंट होता है मुख ग्रसनी, और यहां जो भाग होगा वो होगा कंठ ग्रसनी। ये ग्रसनी के तीन पार्ट हो जाएंगे। देखिए इसके तीन भाग हो जाते हैं स्टूडेंट। एक तो हो जाता है नासा ग्रसनी, नासोफारिंक्स, सेकंड हो जाता है मुख ग्रसनी, ओरोफारिंक्स, और थर्ड हो जाता है स्टूडेंट्स कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफारिंक्स, ठीक है। सिर्फ ग्रसनी में इतना ही करना है कि इसके तीन भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। देखिए वायु यहां से आई नासा गुहा में, नासा गुहा से नासा ग्रसनी में वायु जाती है, नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में वायु जाती है, मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में जाती है, इतना ही, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए हमारा अगला पार्ट आ जाता है एपिग्लोटिस, यानी कि स्वर यंत्र हम करते हैं, और स्वर यंत्र में ही एपिग्लोटिस आ जाएगा। देखिए फोर्थ पार्ट आ जाता है स्टूडेंट स्वर यंत्र। देखिए स्वर यंत्र जो होता है वो उपास्थि का बना होता है स्टूडेंट, कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि मतलब जिस तरह से ये हमारे 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिस तरह से हमारा कान है, ये ना तो हड्डी जो है वो ज्यादा मजबूत है, ना सॉफ्ट है, मीडियम है, तो उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, और ये 9 उपास्थियों से मिलकर बनता है। 9 उपास्थि मिलकर के इसको बनाती है, और इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये भी उपास्थि की बनी होती है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है स्टूडेंट, जैसे ही भोजन जो आएगा, अगर भोजन जैसे आता है यहां से, तो वो भोजन जो है वो आहार नाल के अंदर ही जाएगा, यहां से आकर के
ना ये इसको कवर कर देगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से इसको कवर कर देगा, तो भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है ये, ठीक है, एपिग्लोटिस। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो एपिग्लोटिस जो है वो क्या कार्य करता है, भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ढंग से देख लेना, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट स्टूडेंट। सेकंड पार्ट देखिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब देखो सेकंड, अब देखो सेकंड पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट, निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, अब देखो निचला श्वसन तंत्र जो होता है वो स्वर यंत्र के नीचे से स्टार्ट होता है, यहां से। ये स्वर यंत्र तो ऊपर वाला पार्ट, ऊपरी भाग, इससे नीचे जो है वो चलेगा। ये जो हमारी आहार नाल और स्वर यंत्र होता है ये इस तरह से होता है स्टूडेंट। ये स्वर यंत्र है, तो ये श्वास नली है, ट्रैकिया है, तो ये हमारी आहार नाल है, इस तरह से होती है ऊपर। तो ये अलग अलग है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी ये, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारा पहला जो भाग होगा, देखिए डायग्राम से मैं बनाना बताता हूं। ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के नीचे से जो स्ट्रक्चर चलेगी स्टूडेंट, ये हमारी ट्रैकिया है, यानी कि श्वास नली है। अब देखो यहां होगी कंठ ग्रसनी, ये ऊपर वाली होगी कंठ ग्रसनी, ये स्वर यंत्र हो गया, ये होगी हमारी श्वास नली ट्रैकिया। अब देखिए स्वर यंत्र जो होता है कंठ ग्रसनी से वायु को श्वास नली में भेजता है, यानी कि कंठ ग्रसनी से वायु स्वर यंत्र के माध्यम से श्वास नली में जाती है। यहां मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि स्वर यंत्र जो होता है हमारा, इसके अंदर स्टूडेंट वोकल कॉर्ड होते हैं, और इस तरह से जैसे मान लो ये स्वर यंत्र है हमारा, तो इसमें इस तरह से वोकल कॉर्ड लगे हुए होते हैं, जो कि जैसे ही हवा इन पे आती है तो इनमें कंपन होता है और ध्वनि पैदा होती है। वोकल कॉर्ड या फोल्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड लिख लेना, वोकल कॉर्ड होते हैं जिनपे वायु लगने से ये कंपायमान हो जाते हैं और ध्वनि पैदा होती है। तो देखिए स्वर यंत्र के बाद में श्वास नली। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया इसका श्वास नली। अब इस श्वास नली जो होती है वो उपकला की बनी होती है, यानी कि एपिथीलियम, एपिथीलियम की बनी होती है स्टूडेंट। तो एपिथीलियम में क्या होता है, इसमें भी जो है वो पक्षमार्ग की तरह सीलिया टाइप होते हैं, जो कि अंदर की तरफ जो वायु जाएगी, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है इसमें, श्लेष्मा, इसमें भी श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो कि वायु को नम भी करती है और वायु को शुद्ध करती है। ये उपकला बनी होती है, उपास्थि उपकला होती है, एपिथीलियम बनी होती है इसमें, और श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो कि वायु को नम भी करती है और अंदर धूल कणों को जाने से रोकती है। अब देखिए ये जो हमारा ये हो गया स्टूडेंट, इसके ऊपर सी आकार के, ये देखिए सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं, लचकीले जो होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, यानी कि सी आकार के छल्ले होते हैं जो कि वही उपास्थि के बने होते हैं
अब इन सी आकार के छल्लों का कार्य क्या होता है स्टूडेंट? जैसे ही सांस अंदर हम लेते हैं, हमारी फूलती है, बाहर आता है सांस, अगर उस दौरान जब वैक्यूम अंदर नहीं होता तो ये इसको जो है श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, यानी कि इसको कोलैप्स होने से नहीं देते, कोलैप्स नहीं होने देते। क्लियर होगी बात? उसके बाद में स्टूडेंट देखिए, ये जो हमारी उपकला है, ये श्वास नली जो है वो आगे जाकर के दो भागों में बंट जाती है, जिसे बोलते हैं श्वसनी ब्रोंकाई। ठीक है, श्वसनी बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट कि इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इधर इसको लेकर के चलेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट कर देते हैं हम। सी आकार के छल्ले जो कि इसको चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ये इसमें भी छल्ले होते हैं। अब देखिए ये श्वसनी है जो आगे जाकर के श्वसनिकाओं में बंट जाती है, इधर जाकर के दो भागों में बंटेगी और इस साइड में ये तीन भागों में बंटती है। ध्यान रख लेना, बाएं साइड में दो और इधर तीन। अब ये श्वसनिका कहलाती है, ब्रोंकियोल्स। अब ये क्या हो जाएगी, आगे विभाजित होगी, तभी यहां तक चलता है। इस पे भी छल्ले होते हैं। ध्यान रख लेना स्टूडेंट, यहां तक। लेकिन आगे जो ब्रोंकियोल्स होगी इसमें, अब देखो ये इधर दो, ये श्वसनी होगी और आगे जो है वो भागों में बंट जाती है, उसको बोलते हैं श्वसनिका। अब आगे आ गया तीसरा पार्ट, हो गया श्वसनी व श्वसनिका। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आगे फिर विभाजित होती जाती है, ये लगभग 25 टाइम्स ये डिवाइड होती है आगे। इस तरह से ये आगे विभाजित होती रहती है और इसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स होगी, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स होगी। प्राइमरी और प्राथमिक और द्वितीय। अब देखिए यहां अपने इस साइड में ये जो फेफड़ा होता है और दायां फेफड़ा जो होता है उससे कम लंबा होगा। ये श्वास नली ऊपर कर देता हूं मैं। ये वाला जो होता है देखिए, अब देखिए ये चौड़ा ज्यादा होएगा, इससे कम लंबा होगा। ये लंबा ज्यादा होता है लेकिन चौड़ा नहीं होता। अब यहां देखो इसके दो लोब्स होते हैं, देखो इसके दो लोब्स होते हैं, इसके तीन होते हैं स्टूडेंट। यहां मैंने पहले नहीं बनाया, एक हो जाएगा और ये दो, एक दो और तीन लोब्स होते हैं इसके। क्लियर हो गया बात? इसमें दो खंडों में बंटा होता है, ये तीन खंडों में, ए और बे, ए और बे, यानी कि एक इधर से काउंट करें, एक दो, दो नंबर पे ये तो दो फोल्ड होंगे, इसमें ट्रिक है ये। ठीक है, अब देखिए आगे जो होता है फेफड़ों के अंदर,
जहां ये सीमांत ब्रोंकियोल्स होती है, ब्रोंकियोल श्वसनिकाएं आगे जाकर के बंटना बंद हो जाती है और बिल्कुल पतली हो जाती है, वहां ऐसे गोल असंख्य जो है वो संरचना बन जाती है। और एक साइड में बता देता हूं आपको, इधर ऑटोमेटिक कर लेना। तो इन संरचनाओं को हम बोलते हैं कुपिका। ठीक है, ये हो जाता है कुपिका, यानी कि फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका कुपिका और फिफ्थ पार्ट हो जाता है फेफड़े। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, जैसे आगे इसमें असंख्य जो होते हैं पतली रक्त वाहिकाएं इसके अंदर चलती है और ये स्पंजी उत्तक का बना होता है, उत्तक से बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कि जो बायां फेफड़ा होता है दो खंडों में विभक्त होता है, दायां जो होता है वो तीन खंडों में विभक्त होता है। ये उससे चौड़ा ज्यादा होएगा और लंबा कम होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। कुपिकाएं जो होती है उसके अंदर जैसे ही फेफड़ों से, अब देखो वायु यहां से आएगी इसके अंदर और आगे जाकर के ट्रैकिया से ये श्वसनी में चली जाएगी और श्वसनी से आगे श्वसनिका और श्वसनिका से सीमांत में होती हुई आखिर में कुपिकाओं के अंदर वायु आ जाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखो थर्ड पार्ट में यही बता देता हूं आपको, एक ही है। तीसरा पार्ट है मांसपेशीय श्वसन। थर्ड पार्ट जो होगा स्टूडेंट उसमें मांसपेशीय श्वसन में क्या होता है, इस तरह से एक संरचना होगी, अस्थि की बनी होती है और वो होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम के अंदर वक्ष स्थल में डायाफ्राम के ऊपर ही हमारे फेफड़े टिके हुए होते हैं। इनको अगर मैं यूं कहूं कि ये स्ट्रक्चर जो अगर ऐसे बना दे हम, इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, इसको यूं करें तो ये इनके ऊपर होता है बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से अब देखिए डायाफ्राम का क्या कार्य होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड आता है, यानी कि इसमें संकुचन होता है, तो हमारे फेफड़ों में दबाव कम होगा और फेफड़े फैल जाएंगे, हवा अंदर की तरफ आ जाएगी। और जैसे ही इनमें स्खलन होएगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह से जैसे ऊपर जाएंगे तो इन फेफड़ों पे दबाव लगेगा। जैसे ही ये यूं होगा तो फेफड़ों पे दबाव लगेगा तो फेफड़ों में जगह कम हो जाती है और जिससे वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया डायफ्राम का। तो देखिए डायफ्राम से क्या होता है कि मान लो यहां जैसे ही ये नीचे की तरफ आया स्टूडेंट, नीचे की तरफ आएगा तो यहां स्पेस जो है वो, पहले मान लो ये कण वायु के ऐसे थे, जैसे ही खुला स्पेस होएगा तो ये कण दूर दूर हो जाएंगे, तो यहां वायु का दाब कम हो जाएगा और बाहर वायु का दाब क्या होता है, वायु दाब अधिक होगा। बाहर वायु दाब अधिक होगा, यहां वायु दाब कम होगा, तो हवा अंदर की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे ही ये डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर जैसे ही उठेगा तो अंदर स्पेस कम होगा, तो ये वायु के कण जो है वो नजदीक आ जाएंगे और नजदीक आने से यहाँ वायु दाब बढ़ जाएगा और वायु दाब जब बढ़ जाएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम कार्य करता है और डायफ्राम के साथ हमारी रिब्स जो होती है, पंसलियां जो होती है, वो भी ऊपर और बाहर की तरफ फैलती है, अंदर और नीचे और अंदर की तरफ जाती है। सांस हम जैसे निकालते हैं, देखो सांस भरते हैं तो हमारी पंसलियां ऊपर की तरफ आएगी और अंदर की ओर धंसेगी। ठीक है, ये पंसलियां भी इसमें काम करती है। पंसलियां भी जो है वो
रिप्स जो हमारी होती है फेफड़ों के संकुचन और फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। ये हो गया स्टूडेंट थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात? यानी कि इसका ये डायग्राम आता है आपका श्वसन तंत्र का, नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। तो केवल और केवल यहां चेंज करना है, वो आखिर में बता दूंगा मैं आपको। अब देखो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका स्टूडेंट कि इसमें फर्स्ट पार्ट श्वास नली, सी आकार के छल्ले श्वसनी, कुपिकाएं होती है फेफड़े और डायाफ्राम। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको।